पूरी परिभाषा याद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, डेविड वेक्सलर याद रख लेना। सार्वजनिक योग्यता जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, वह समायोजन स्थापित करता है। ये जरूर देखना, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना पढ़ते हो क्या पढ़ते हो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको केवल एक समझ दे रहा हूँ, ये चीजें आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए। बाकी मैंने जो लिखा है वो मेरे अनुसार सभी चीजें आपको कवर करनी चाहिए जहां तक है, क्योंकि पेपर का पैटर्न अच्छा ही आएगा और मैं कुछ चीजें नई अपडेट भी इसलिए करवा रहा हूँ। उसका उद्देश्य यही है कि टेस्ट किताबों से कोई चीज अपन छोड़ नहीं पाए। नंबर दो, हमने बुद्धि की विशेषताओं की चर्चा की। विशेषताओं में बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या नहीं है। तो बुद्धि एक संज्ञानात्मक जन्मजात योग्यता है। वंशानुक्रम वातावरण का प्रभाव पड़ता है। किशोर अवस्था तक इसका मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाता है। और ये अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान, समायोजन स्थापित करने की योग्यता है। उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने की योग्यता है, इसको अपन बुद्धि बोलते हैं। ज्ञान नहीं है, प्रतिभा नहीं है, मेमोरी नहीं है और स्किल नहीं है। बुद्धि के प्रकार वर्णन ने 3 प्रकार बताए हैं। जीनोटाइप वंशानुक्रम आधारित बुद्धि, फेनोटाइप वंशानुक्रम वातावरण शारीरिक मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, और सी जो टेस्ट में नंबर आएंगे। आज जैसे 12वीं का रिजल्ट आया है, तो मैं रिजल्ट के आधार पे कोई बच्चे के 95% आ गए और मैं कह दूं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, तो ये जो परीक्षण प्राप्तांक वाली बुद्धि है, आज डेफिनेशन तय कर दी जाएंगी माता पिता समाज द्वारा, टीचर्स द्वारा, कि ये बच्चा आईएएस बन जाएगा और ये बच्चा कभी कुछ नहीं बन पाएगा। ये सब परसेंटेज के आधार पे हमारे समाज में पिछले 20-25 साल से साजिश चली आ रही है और ये चलती रहेगी। आप लोगों को इस पे कहीं ध्यान नहीं देना। और मैं हमेशा पेरेंट्स से जब भी मिलता हूँ या कोई भी स्कूल के प्रोग्राम में जाता हूँ, मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि जिसके नंबर कम आए हैं उसको ज्यादा बेटर करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके कितने क्या नंबर है। इसी बुद्धि मैं इंपॉर्टेंट नहीं मानता परीक्षण प्राप्तांक वाली। ये बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने चर्चा की थी मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, थॉर्नडाइक ने बताई है। मूर्त वो है जो मशीन से रिलेवेंट है, प्रत्यक्षीकरण से रिलेवेंट है, शारीरिक क्रियाओं या हस्त कुशलता से रिलेवेंट है। कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता, व्यापारी सब लोग आ गए। अमूर्त वो है शब्द, संकेत, प्रतीक, पुस्तकीय ज्ञान, ठीक है, सूत्र, ये जिससे रिलेवेंट आते हैं वो अमूर्त बुद्धि। और तीसरी है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, समायोजन, व्यवहार कुशलता, लीडरशिप, ये जिसमें पाए जाएंगे वो सामाजिक बुद्धि है। देख लीजिएगा कौन सा एग्जाम्पल किस पे आ जाएगा। लगभग एग्जाम्पल पूछेगा या विशेषता पूछ लेगा। फिर हमने सिद्धांत पढ़े, कार्य के सिद्धांत, प्रक्रिया प्रदान। कार्य के सिद्धांत में मैंने लगभग सिद्धांत पढ़ा दिए। द्विकारक इंपॉर्टेंट, स्पेयरमैन जी और एस इंपॉर्टेंट है। बहुकारक थॉर्नडाइक, बुद्धि के 4 गुण याद रखना, स्तर, विस्तार, क्षेत्र, गति। समूह कारक थ्रस्टन इंपॉर्टेंट है, 1938, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। 7 कारक और उनका मतलब क्या होता है, आजकल प्रश्न आने लग गए, तो मतलब भी याद रखना है। उसके बाद त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस सिद्धांत बोला जाता है। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन, कौन सा किसमें क्या आता है, ये पूरा का पूरा पढ़ के जाना है। उसके बाद सरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत उभर के आया है। ये सिद्धांत पहले इससे प्रश्न नहीं आते थे, बट लास्ट एग्जाम में बहुत लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको पूरा पढ़ के जाना जितना मैंने क्लासरूम में करवाया है। पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत, सिल बट वर्मन, वीडी के एम वर्ड का याद रखना, जी ऊपर है एस नीचे है। और सैम्पलिंग थ्योरी बता दिया मैंने। बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो लास्ट में हमने पढ़ा था। 9 बुद्धि के प्रकार है, 8 बुद्धि के प्रकार जो हैं उनका अर्थ और कौन सा व्यक्ति किसमें आता है ये आपको पता होना चाहिए। यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बुद्धि के संज्ञानवादी सिद्धांत कर रहे हैं। कौन से कर रहे हैं? संज्ञानात्मक सिद्धांत। कौन से स्टार्ट कर रहे हैं? संज्ञानात्मक। तो प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत बोलते हैं। कार्य के सिद्धांत मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आज की क्लास में हम प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत की बात कर रहा हूं। अब प्रक्रिया प्रधान में कौन कौन से आएंगे वो समझना है। प्रक्रिया प्रधान में ज्यादा कुछ नहीं आएगा, एक सिद्धांत आपको समझना है और वो है स्टर्नबर्ग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मान लो कि आज की क्लास में दी सबसे इंपॉर्टेंट कोई सिद्धांत मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो यही है। लास्ट 5 सालों में सबसे अधिक प्रश्न, जैसे वैसे हार्वर्ड गार्डनर को अपन बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्वर्ड गार्डनर से भी ज्यादा प्रश्नों का जो रेशियो निकल के आया है कोई भी कंपटीशन में, वो स्टर्नबर्ग पे आया है। तो प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत कौन से होते हैं? जो मानसिक क्रियाओं की बात करते हैं, कारकों की बात नहीं करते, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की जो बात करते हैं, वो सब जो सिद्धांत आते हैं वो प्रक्रिया प्रधान में आते हैं। अब यहाँ 3 से 4 सिद्धांत आएंगे। जैसे प्रक्रिया प्रधान में एक तो आता है पियाजे का सिद्धांत। तो पियाजे हमने अधिगम में पढ़ लिया, 4 अवस्थाएं, चारों अवस्थाओं में बच्चों का कैसे कैसे विकास होता है, तो ये यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसे लिख सकते हो, 1 नंबर पे पियाजे आता है यहाँ पे। 2 नंबर पे जो सिद्धांत आता है वो आता है स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, ठीक है।
जिसको अपन बोलते हैं त्रितंत्र सिद्धांत। तो ये हेडलाइन डाल लो आप, एक नंबर वो भी लिख लें कि आपके दिमाग में रहेगा। पियाजे एक नंबर पे आता है प्रक्रिया प्रधान में, लेकिन प्रक्रिया प्रधान मैंने पढ़ा दिया है पियाजे, तो आगे लिख लो ये पहले पढ़ाया जा चुका है। ओके, ये तो पहले पढ़ा दिया हमने, और ये आज हम पढ़ेंगे। त्रितंत्र, ट्राइआर्किक। आज क्या हो रहा है इसके? त्रितंत्र, ट्राइआर्किक। ट्राइआर्किक सिद्धांत, त्रितंत्र, इसको सूचना संसाधन सिद्धांत भी बोलते हैं। सूचना संसाधन सिद्धांत भी, ये दोनों नाम आए हुए हैं, सूचना संसाधन सिद्धांत, ट्राइआर्किक, त्रितंत्र सिद्धांत, या इसको त्रिचापीय भी बोल सकते हैं। त्रिचापीय। प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत की हेडलाइन डाल ली, उसमें एक नंबर पे क्या लिखा आपने? जीन पियाजे। जीन पियाजे का क्या लिखा आपने? पढ़ाया जा चुका है। फिर आपने क्या लिखा? ट्राइआर्किक। ट्राइआर्किक सिद्धांत क्या है? त्रितंत्र। इसको अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं? सूचना संसाधन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? सूचना संसाधन सिद्धांत भी बोलते हैं। ये किसने दिया है? ये स्टर्नबर्ग ने दिया है बेटा जी। ये किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने 1985 में दिया था। ये किताब का नाम था बियॉन्ड आईक्यू। पुस्तक पे कोई प्रश्न आया नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हो। त्रितंत्र सिद्धांत, ट्राइआर्किक थ्योरी, इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिद्धांत भी बोलते हैं, सूचना संसाधन का सिद्धांत भी बोलते हैं। स्टर्नबर्ग ने दिया है, 1985 में दिया है। किताब का नाम क्या था? ट्राइआर्किक, बियॉन्ड आईक्यू। याद रख लेना, यदि किताब पे प्रश्न आया नहीं है, बट फिर भी याद रखना है। और 1985 में दिया। डेट वैसे पूछता नहीं है, बट थर्ड ग्रेड वगैरह में कुछ भी आ सकता है। देख लेना हल्का सा, आपको कहाँ क्या सेट रखना है, सब चीजें दिमाग में रखनी है। जब कंपटीशन लाइन में आप कूद जाते हो ना, तो जिंदगी में एक दृष्टिकोण हमेशा रखो, जहां मौका मिला वहां अपने एफर्ट्स देना। कोई जरूरी नहीं है कि आप आरपीसी में ही सिलेक्ट होंगे। जो राजस्थान में सिलेक्ट नहीं होते हैं वो केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, इनमें बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो जब शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपना माइंड जो है वो खुला रखना, जहां मौका पड़े वहां घुस जाना है, इससे जुड़ी हुई चीजें जो भी हैं, क्योंकि ये सब चीजें वहां काम आएंगी। तो कभी भी ये मत रखना कि मुझे राजस्थान की नौकरी करनी है। आप केवीएस, एनवीएस में जाओगे, आपको बहुत बेटर फील होगा, ब्रॉड आपको स्कोप मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। जिंदगी में हमेशा रखो कि मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ राजस्थान में कहीं नहीं हो पाता है, और केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस इनमें बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाता है। हमेशा चीजें काम आती हैं। त्रिच आप ये बियॉन्ड आईक्यू, सूचना संसाधन, स्टर्नबर्ग 1985, ये कहते हैं बुद्धि के तीन तंत्र हैं, बुद्धि के तीन तत्व हैं। ठीक है, वो आपको समझना है। कितने तत्व हैं बुद्धि के? तीन तत्व है। बुद्धि के तीन प्रकार बताता है। कितने प्रकार बताता है? बुद्धि के तीन प्रकार। कौन कौन से? तीन बुद्धि होती हैं। एक है घटक बुद्धि, इसको एनालिटिकल या कंपोनेंट बुद्धि बोलते हैं। दूसरी है आपकी अ, अनुभव बुद्धि, को सृजनात्मक बुद्धि भी बोला जाता है। और तीसरी है व्यवहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इन्होंने बुद्धि के तीन प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? तीन प्रकार। ये तीनों आपके समझ में आने चाहिए बेटा जी। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये। दुनिया का कोई भी, भारत का कोई भी शिक्षक भर्ती का कंपटीशन आप देते हो तो आपको इसका पता होना चाहिए, मतलब इसमें नॉलेज आपको होना चाहिए। घटक को आप विश्लेषण बुद्धि भी कह सकते हैं, एनालिटिकल। क्या होती है बताओ? घटक किसको बोलेंगे? विश्लेषण बुद्धि किसको बोलेंगे? क्या है घटक का मतलब, क्या होता है? वेरी गुड। पहला सामान्य अर्थ इसका यही है, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, उस समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसका समाधान कर लेना, ये काम किस बुद्धि का है? घटक विश्लेषण।
जितने भी तार्किकता संबंधी कार्य हैं, निर्णय संबंधी क्रियाएं हैं, समस्या समाधान क्रियाएं हैं, कोग्निटिव प्रोसेस जो भी करती है आपकी, वो कंप्लीटली कौन सी बुद्धि करती है? घटक या विश्लेषण बुद्धि। फिर इसके तीन घटक होते हैं, उस पे बहुत प्रश्न आ रहा है। मतलब इतना डिटेल से पेपर आने लग गया है कि आप केवल ऊपरी ऊपरी तौर पे साइकोलॉजी पढ़ेंगे, वो जमाना जा चुका है। तो लिखो घटक या विश्लेषण बुद्धि में। इसके अंतर्गत किसी समस्या के समाधान के लिए, इसके अंतर्गत किसी समस्या के समाधान के लिए, इसके अंतर्गत किसी समस्या के समाधान के लिए समस्या को टुकड़ों में विभाजित करके, समस्या को टुकड़ों में विभाजित करके विश्लेषण किया जाता है, टुकड़ों में विभाजित करके विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत मेन अर्थ यही है, कौन सी बुद्धि का कार्य सूचनाओं को टुकड़ों में विभाजित करने का है? तो आप क्या आंसर करोगे? घटक या विश्लेषण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनालिटिकल या कंपोनेंट इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये कौन सा काम करेगी? घटक या कंपोनेंट या एनालिटिकल इंटेलिजेंस? तो इसमें सूचना का संचय करना। देख लो, जैसे सूचना का संचय का कार्य यहां पे होता है, सूचना का प्रत्याहान, प्रत्याहान समझते हो? रिकॉल। अमूर्त चिंतन भी यही करती है, निर्णय संबंधी क्रियाएं भी यही करती है। ये सब क्रियाएं कौन सी बुद्धि करती है? घटक या विश्लेषण। लिख लो, जैसे, जैसे सूचना का संचय करना, प्रत्याहान यानी रिकॉल करना, सूचना का संचय करना, प्रत्याहान या रिकॉल करना, अमूर्त चिंतन करना तथा निर्णय करने की प्रक्रिया शामिल होती है, निर्णय करने की प्रक्रिया शामिल होती है। देख लिया? अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट समझना, ये तो बेसिक से आपको याद हो गया कि पहली बुद्धि, इंपॉर्टेंट बुद्धि कौन सी होती है? सूचना या विश्लेषण बुद्धि होती है, सबसे महत्वपूर्ण। ये क्या करती है? कोई भी प्रॉब्लम आई, उसको टुकड़ों में विभाजित किया, ठीक है, सूचनाएं जो भी आएंगी उनको संचय करेगा, ठीक है, संचय करने के बाद रिकॉल करना, एमूर चिंतन करना, समस्या समाधान करना, डिसीजन लेना। जितनी भी संज्ञानात्मक क्रियाएं होती हैं वो सब किस में होती हैं? घटक में। यद्यपि इसमें सब चीजें होती हैं, क्योंकि इसके तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं इसके? तीन। तो घटक बुद्धि के कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट। इसके नीचे लिखेंगे घटक बुद्धि के तीन पार्ट होते हैं। मेटा घटक, निष्पादन यानी परफॉर्मेंस कंपोनेंट, ज्ञान संग्रहण घटक। मैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं, कंपोनेंट इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं। और एनालिटिकल इंटेलिजेंस के तीन घटक होते हैं बेटा जी। पहला है मेटा घटक, दूसरा है निष्पादन, निष्पादन को अपन क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस। और ये ज्ञान संग्रहण, ज्ञान संग्रहण का मतलब क्या हो गया? ज्ञान का मतलब नॉलेज, तो संग्रहण का मतलब क्या हो गया? कलेक्टिव। तो नॉलेज कलेक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे के मन में? कोई शंका उठ रही हो, सवाल उठ रहा हो? नहीं उठ रहा? वेरी गुड। अब इनको समझना तीनों को। मेटा घटक के एग्जाम में प्रश्न आ गया, मेटा घटक का काम क्या है? जितनी भी उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं, संज्ञानात्मक वर्ड आता है दिमाग में, क्या आता है? संज्ञानात्मक मतलब मानसिक क्रियाएं। कौन सी मानसिक क्रियाएं क्या हो सकती हैं? मुझे कोई चीज करनी है, कोई भी काम करना है, मुझे ग्रेड सेकंड में टॉप करना है, ग्रेड फर्स्ट टॉप करना है, मुझे दुनिया का कोई भी केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, रीट, सीटेट, कोई भी कंपटीशन करना है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले उसकी प्लानिंग करूंगा। क्या करूंगा? प्लानिंग करूंगा, योजना बनाऊंगा। ठीक है, मैं उसको रेगुलेट करूंगा। ठीक है, मैं वहां चिंतन करूंगा, मैं वहां डिसीजन करूंगा, मैं प्रॉब्लम आएंगे उनका सॉल्यूशन करूंगा, मैं परिकल्पनाएं बनाऊंगा कि यार मैं ऐसे करूंगा ऐसे हो जाएगा, फिर देखना मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ऐसे करूंगा वैसे हो जाएगा। तो ये सब क्रियाएं जो हैं वो अपन कौन से घटक में करते हैं? मेटा घटक में। अब देखो इसमें क्या प्रश्न पूछा, अभी जस्ट आरपीएससी में एक प्रश्न पूछा कि
स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि के किस तत्व के अंतर्गत परिकल्पना बनाने का कार्य किया जाता है? तो एक छोटा सा वर्ड, मतलब एक वर्ड आपने छोड़ दिया, आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, मेरा जो कहने का मतलब है। तो आपने, ये नहीं कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ो, इसमें जो 5-6 नाम आगे वो सब पढ़ने चाहिए। मेटा घटक में क्या क्या होता है? तो मेटा घटक में उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्रियाएं होती हैं, कार्य निष्पादन की योजना बनाई जाती है, नियमन किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, निर्णयन किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग संबंधी क्रियाएं की जाती हैं, परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं। ये सब घटनाएं किस में होती हैं? समझ में आ गया मेटा घटक क्या है? निष्पादन घटक है कि इसमें जो चीजें आपने की हैं, निष्पादन का मतलब उसको रियल रूप में लागू करोगे साहब। योजना बना लेना आसान है, लेकिन जब उसको धरातल पे तुम लागू करोगे वो परफॉर्मेंस घटक है। बनाना, टारगेट बनाना हर बच्चा कर रहा है, लेकिन जिंदगी में कितने बच्चे जो हैं वो वास्तविक स्थिति में उसको लागू कर रहे हैं और उनके परिणाम आ रहे हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो परफॉर्मेंस। और तीसरा ज्ञान संग्रहण घटक, इसमें जो सूचनाएं आप प्राप्त कर रहे हैं उनका संग्रहण करोगे, ठीक है, फिर समय पे आवश्यकता पड़ने पे रिकॉल करोगे, ठीक है, या कोई जो नई चीजें उनसे आप चीजों को रिलेवेंट करोगे। ये सब चीजें कहाँ करोगे? ज्ञान संग्रहण। ये मतलब मेमोरी से रिलेवेंट है। समझ में आ गया तीनों? अब लिखो एक एक करके। मेटा घटक क्या है? मेटा घटक में क्या होता है लिख लो। इसका संबंध उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्रियाओं से होता है। इसका संबंध उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्रियाओं से होता है। उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्रियाएं, नहीं वर्ड याद रखना, उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्रियाएं। संज्ञानात्मक बेटा समझ में आता है क्या? कोगिनेटिव है ना? इस तरह संज्ञानात्मक क्रियाएं मतलब हाई लेवल कोगिनेटिव एक्टिविटीज। उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्रियाएं जैसे कार्य निष्पादन की योजना बनाना, योजना, कार्य निष्पादन की योजना इसमें आएगी, नियमन इसमें आएगा, कंट्रोल, निर्णय इसमें आएगा, कार्य निष्पादन की योजना बनाना, नियमन करना, योजना बनाना, नियमन करना, और तीसरा वर्ड क्या बोला मैंने? निर्णय, डिसीजन लेना। प्लानिंग, कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग, नियमन का मतलब रेगुलेटिंग होता है, और तीसरा डिसीजन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? क्या क्या करेंगे अपन? प्लानिंग करेंगे, कार्य क्या क्या कैसे क्या करना है, रेगुलेट करेंगे, कोई प्रॉब्लम आ रही है कहाँ क्या ध्यान देना है, और तीसरा डिसीजंस लोगे आप यहाँ पे। फिर लिखो तथा इसके अलावा, तथा इसके अलावा समस्या समाधान, समस्या समाधान, समस्या की पहचान, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना निर्माण, मूल्यांकन, परिकल्पना निर्माण, मूल्यांकन आदि क्रियाएं शामिल होती। क्या करें? नहीं सीरियल वाइज कुछ नहीं, अब तो बस ये वर्ड याद रख लेना, ये जो वर्ड मैंने लिखा है इसको अंडरलाइन कर लेना। जो वर्ड लिखा है ना, जैसे मूल्यांकन किस में शामिल है, परिकल्पना किस में शामिल है, डिसीजन किस में शामिल है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस में शामिल है, समस्या को आइडेंटिफाई करना किस में शामिल है, ठीक है, अमूर्त चिंतन किस में शामिल है, तो वो सब किसका पार्ट है? मेटा घटक। मेटा घटक किसका पार्ट है? घटक बुद्धि का ना। अब आ जाएंगे निष्पादन, परफॉर्मेंस कंपोनेंट। परफॉर्मेंस क्या है? तो यहाँ चीजें आपने तय की हैं उनको धरातल पे लागू करोगे। क्या करोगे? उसको लागू करोगे। तो लिखो निष्पादन घटक में, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत मेटा घटक द्वारा, मेटा घटक द्वारा बनाई गई योजनाओं को वास्तविक रूप से रिकॉल किया जाता है, वास्तविक रूप से लागू किया जाता है। मेटा घटक द्वारा बनाई गई योजनाओं को वास्तविक रूप से लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्यक्षीकरण,
प्रत्यक्षीकरण, अनुक्रियाओं का निर्माण, अनुक्रियाओं का निर्माण तथा स्कीमा का प्रत्याहान। स्कीमा, स्कीमा जानते हो ना? स्कीमा तो यहाँ पे है मेटा घटक में। अब वो स्कीमा जो है उसको रिकॉल करोगे, यहाँ पे लागू करोगे आप। तो स्कीमा का प्रत्याहान, प्रत्याहान समझ गए? वही रिकॉल। प्रत्याहान का मतलब क्या होता है? रिकॉल होता है। स्कीमा का प्रत्याहान, प्रत्यक्षीकरण, दूसरा वर्ड क्या बोला था मैंने? अनुक्रियाओं का निर्माण, और तीसरा है स्कीमा का प्रत्याहान किया जाता है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है ना यहाँ तक? ये सब वर्ड याद रखने में जो पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने को तो चीज आप खुद भी पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ आपकी एक समझ बनेगी कि सर हमें कैसे पढ़ के जाना है, यहाँ से प्रश्न किस लेवल का आ सकता है। ये समझ मैं डेवलप कर रहा हूँ, बस आपके लिए ये फायदा कर रहा हूँ। आपको दोबारा जब रीडिंग करोगे, रिवीजन करोगे, तो आपको पता चलेगा इस टॉपिक को मुझे इस सिद्धांत में क्या क्या पढ़ के जाना है और क्या छोड़ के जाना है, इसमें क्या अच्छा नहीं है और क्या अच्छा है। ये समझ डेवलप हो जाएगी तुम्हारी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक रिकॉल करना हो गया। अब आ गया ज्ञान संग्रहण घटक, नॉलेज कलेक्शन। ये जो है वो मेमोरी से रिलेवेंट चीजें करेगा, तो लिख लो ज्ञान संग्रहण घटक में। इसके अंतर्गत नई जानकारी प्राप्त करने, नई जानकारी प्राप्त करना, सीखना, नई जानकारी प्राप्त करना, कोमा उसको सीखना, समझना, समझना, स्मृति में संचित करना, स्मृति में संचित करना, तथा पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, पूर्व ज्ञान से संबंधित करना आदि क्रियाएं की जाती हैं। आदि क्रियाएं की जाती हैं। आपसे पूछ लेगा कि चयनात्मक कूटकरण, चयनात्मक कूटीकरण, कूटीकरण मतलब समझते हो? कोडिंग होता है। चीजों को, सेलेक्टिव चीजों को आप कोडवर्ड के रूप में कन्वर्ट करोगे, वो कहाँ किया जाएगा? ज्ञान संग्रहण घटक में किया जाएगा। कूटी, टी बड़ा आएगा ना, कूटीकरण। तो ये जितने भी चीजें हैं उनको कोडवर्ड के रूप में आप मेमोरी में सेव करोगे। ये घटना किस में की जाती है? ज्ञान संग्रहण। मतलब इसका संबंध मेमोरी से रिलेवेंट है, आप इतना सा कोडवर्ड में याद रखो। ये तीन घटक हो गए। यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताएं आप। चयनात्मक कूटीकरण इसका भाग है, इसका भाग है। ज्ञान संग्रहण का चयनात्मक कूटीकरण का मतलब क्या है? मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना। चयनात्मक वर्ड समझते हो क्या? सिलेक्टिव वर्ड समझते हो क्या आप? क्या सही है और क्या गलत है? ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति गलत है। ये कंटेंट अच्छा है, कंटेंट अच्छा नहीं है। मुझे ये चीजें पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए। मुझे यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए। सिलेक्टिव बनो जिंदगी में। क्या बनो? सिलेक्टिव बनना, हर जगह सिलेक्टिव बनना सीख जाओ यदि स्ट्रांग बनना लाइफ। चयनात्मक कूटीकरण डन। बताओ कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम हो यहाँ तक? निष्पादन क्या है? निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस। यहां योजना तो यहां बना रहे हो आप, यहां केवल लागू कर रहे हो, आप उसको एक्टिवेट कर रहे हो। तो लागू करना ही निष्पादन घटक है। और यहां जो नई चीजें उनको भी प्राप्त कर रहे हो, पुरानी चीजों से रिलेवेंट भी कर रहे हो, जो चीजें आ गई उनको मेमोरी में सेव भी कर रहे हो। ठीक है, ये सब घटनाएं कहाँ कर रहे हो? तो ये मेमोरी से रिलेवेंट है, चीजों को माइंड में सेव करना संबंधी क्रियाएं ज्ञान संग्रहण। और जितनी भी कॉग्निटिव प्रोसेस होगी, सोचना, चिंतन करना, समस्या समाधान करना, हाइपोथेसिस बनाना, वो सब कहाँ कर रहे हो आप? बेटा घटक में। अब कोई डिफरेंट वर्ड भी आ जाए तो भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपको बस समझ में आना चाहिए मेटा घटक ये होता है। मैन की वर्ड पकड़ो। ये जरूरी नहीं है कि ये ऑप्शन एग्जाम में आए, नया भी आ सकता है। समझिए कि मेटा का मतलब क्या है। ठीक है, मेटा घटक का मतलब ये होता है चीजों की प्लानिंग करना, नियंत्रण करना, मूल्यांकन करना। ठीक है, ये सब जो चीजें होती हैं, सोचना, ये सब चीजें मेटा घटक का पार्ट होती हैं। अब आ जाओ दोबारा, यहां आपने दूसरी बुद्धि की चर्चा की है। हाँ, चयनात्मक कुटीकरण बेटा क्या होगा? सेलेक्टिव चीजें। तो आप अपनी मेमोरी में सब थोड़ी थोड़ी कलेक्ट करेगा।
मैं बहुत सारी चीजें क्लास में बताता हूँ, वो सब थोड़ी सेव करेगा। तुझे पता होना चाहिए कि मुझे ये चीजें लेनी है और ये चीजें नहीं लेनी है। तो वो चयनात्मक कुटीकरण तो ज्ञान संग्रहण में तो आएगा। हर चीज थोड़ी संग्रह कहाँ कर रहे हो आप, स्टोरेज कहाँ कर रहे हो? चयनात्मक कुटीकरण। अनुभव या सृजनात्मक बुद्धि, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस या क्रिएटिव इंटेलिजेंस, ये क्या है? तो ये इंटेलिजेंस वो है कि जब कोई समस्या का आप मौलिक समाधान ढूंढते हो, डिफरेंट हटकर, वो बुद्धि कौन सी है आपकी? अनुभव या सृजनात्मक। तो लिख लो, अनुभव या सृजनात्मक बुद्धि में लिखो। इसके अंतर्गत नई समस्याओं के लिए नई समस्याओं के लिए इसके अंतर्गत नई समस्याओं के लिए मौलिक समाधान ढूंढना, मौलिक समाधान ढूंढना तथा बदलती परिस्थितियों के अनुसार, इसके अंतर्गत नई समस्याओं के लिए मौलिक समाधान ढूंढना। मौलिक वर्ड याद करना बस आप। कोई भी नई प्रॉब्लम आई, उसका मौलिक समाधान कौन सी बुद्धि ढूंढती है? तो मौलिक समाधान ढूंढेगी कौन सी? सृजनात्मक बुद्धि। तो मौलिक समाधान ढूंढना तथा बदलते पर्यावरण या बदलते परिवेश परिस्थिति के अनुसार, बदलते पर्यावरण या परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन करना, बदलते पर्यावरण या परिवेश के अनुसार अनुकूलन करना, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। बदलते पर्यावरण या परिवेश के अनुसार अनुकूलन करना, ये कौन सी बुद्धि आएगी? ये अनुभव या सृजनात्मक बुद्धि। अनुकूलन वर्ड समझते हो? एडेप्टेशन। जैसा माहौल है वैसा अपने आप को जिंदगी में बनाते जाओ, ढालते जाओ। उसी को ढूंढेंगे, मतलब एज इट इज नहीं होगा, कुछ आप नया ढूंढ करोगे उसमें। समझ रहे हो? आपने पहले कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लिया, अब यहाँ पे कुछ नए तरीके से करोगे, नई तरीके से बताओगे, नई तरीके से लिखोगे, नई तरीके से समझाओगे, तो वो मौलिक हो गया। तीसरी है व्यवहारिक बुद्धि। इस पे भी एक एग्जाम में अभी जस्ट प्रश्न आया है। दैनिक जीवन में आने वाली जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, उनका जो समाधान ढूंढती है वो बुद्धि कौन सी है? प्रैक्टिकल अपन बोलते हैं जिंदगी में। कई बार अपन बोलते हैं चीज की, आज भारत में व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है। नॉलेज बहुत है बच्चों में, 99, 97, 98% यदि किसी बच्चे में आ रही है, इसका मतलब वो बहुत मेमोरी रिकॉल अच्छा है, चीजों को रट लेगा, अभिव्यक्ति कर देगा। लेकिन प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहाँ पे है? प्रैक्टिकल समझ रहे हो? मैं कई बार आप लोगों से भी बात करता हूँ कि आप कोई प्रॉब्लम आई और आप टूट गए, कोई समस्या आई, किसी ने कुछ वर्ड बोला और अपन बिखर जाते हैं। मतलब प्रैक्टिकली अपन स्ट्रांग नहीं है, व्यवहारिक स्ट्रांग नहीं है। जिंदगी में जब समस्याएं आती हैं तब अपन बिखरना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का बच्चा वही तो है कि वो पढ़ाई में ठीक है, पढ़ लेगा, आपको मैंने सब सिलेबस दे दिया, आप उसको रट लोगे। लेकिन जब जिंदगी में पेपर हार्ड आ गया और आप हार गए, पेपर होने से पहले तुम डर रहे हो, ठीक है, भीड़ तुम्हें डरा रही है, अपने अंदर इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि यार मैं हार जाऊंगा, तो ये सब क्या है? ये सब है व्यवहारिक बुद्धि नहीं है आप में। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जब होगी ना, अब जीवन में हारोगे नहीं। और ये बिजनेसमैनों में बहुत अच्छी होती है। बिजनेसमैन के लिए आईक्यू नहीं चाहिए, गलत फहमी है तुम्हारी, आईक्यू चाहिए। आप में रिस्क लेने की योग्यता, हर प्रॉब्लम आए तो हंसते हुए समाधान ढूंढना, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, होनी चाहिए लाइफ में। यदि बहुत मस्त जिंदगी, कि हमारे में अंदर सब में ही कम है। आपकी बात नहीं कर रहा, मेरे में भी हो सकता है इतनी बहुत अच्छी नहीं। व्यवहारिक बुद्धि में दैनिक जीवन में आने वाली दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का वातावरण के अनुसार समाधान ढूंढना, दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का वातावरण के अनुसार समाधान ढूंढना, वातावरण के अनुसार समाधान ढूंढना, समायोजन स्थापित करना, ये सब कौन सी बुद्धि है आपकी? कौन दी है बेटा जी? व्यवहारिक बुद्धि। बहुत अच्छा बच्चा, लिख लिया? डन? लो कर दे। वेरी गुड।
ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत था जो मैंने कंप्लीट करवा दिया, इसको ढंग से कवर कर लेना। प्रक्रिया सिद्धांतों में इसके बाद का सिद्धांत आता है पास मॉडल। एक प्रश्न आया है, इस पे किसने दिया है? जेपी दास लिख लें। दूसरा सिद्धांत है पास मॉडल, जेपी दास, नागलिरी और किरवी। इन्होंने 1994 में दिया था। ये प्रश्न यही आया कि इसके प्रतिपादक कौन है। आगे इसमें 4 तत्व होते हैं। पी प्लानिंग यानी योजना, प्लान है ये। ए का मतलब अटेंशन, ध्यान। एस सिमुल्टेनियस। सिमुल्टेनियस का मतलब होता है सहकालिक। और चौथा एस है सक्सेसिव। सक्सेसिव। जेपी दास, नागलिरी और किरवी। हाँ, ये सहयोगी तीनों ही नाम आएंगे एग्जाम में। जेपी दास, नागलिरी, किरवी, ये प्रतिपादक हैं तीनों 1994 में। इसमें 4 कारक होते हैं। पी प्लानिंग योजना, ए अटेंशन ध्यान, एस सिमुल्टेनियस यानी सहकालिक, साथ साथ। सहकालिक का मतलब क्या होता है? साथ साथ। आईपी पावला में पढ़ाया था मैंने, घंटी भोजन दोनों साथ साथ। और सक्सेसिव, एस का मतलब है अनुक्रमिक। बताओ, कोई दिक्कत हो तो, कोई पीड़ा हो तो बताओ। 4 कारक होते हैं। पहले प्लानिंग करो, फिर उस प्लानिंग पे पूरा ध्यान केंद्रित कर दो। फिर ये कहता है 2 उद्दीपक साथ साथ प्रस्तुत किए जाएंगे आपके सामने। फिर उनमें से किसी एक को, बेहतरीन को आपको चुन लेना है। ये 4 स्टेप होते हैं। तो नाम जरूर याद रखना, बाकी भी याद नहीं करो, पूरा याद नहीं करो। ओके। प्रश्न अभी तक यही आया है कि इसके प्रतिपादक कौन है, तो जेपी दास, नागलिरी और किरवी याद कर लेना। और 4 तत्व है। पूछ सकता है कि प्लानिंग योजना, ए अटेंशन, सिमुल्टेनियस, एस सक्सेसिव। सहकालिक, अनुक्रमिक, प्लानिंग और अटेंशन। देख लिया? डन। एक नाम और लिखा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना। ये 2 जरूर पढ़ जाना प्रक्रिया प्रधान सिद्धांतों में। द्विस्तर सिद्धांत, ये जेनसन ने दिया था। ने दिया था जेनसन ने। वो कहता है बुद्धि के 2 स्तर होते हैं, एक साहचर्य स्तर और एक संज्ञानात्मक स्तर। बस ये नाम लिख लेना। द्विस्तर सिद्धांत किसने दिया है? जेनसन ने। और ये क्या कहता है? बुद्धि के 2 स्तर होते हैं, साहचर्य स्तर और दूसरा क्या है? संज्ञानात्मक स्तर। बुद्धि के 2 स्तर होते हैं, साहचर्य स्तर और दूसरा क्या है? संज्ञानात्मक। साहचर्य में क्या है? व्यवहारवादी चीजें करोगे आप, चीजों को जोड़ोगे, रिलेवेंट करोगे। और संज्ञानवादी में क्या करोगे? मानसिक क्रियाएं करोगे। क्लियर है यहाँ तक? कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है। आप इग्नोर करें, इग्नोर कर दें, पढ़ लें, पढ़ लें, थारी मर्जी है। जो आपको बेटर लगे वो चीजें कर लें, और भी कर सकते। सिद्धांतों का कॉन्सेप्ट अपन यहाँ बंद करते हैं। कितने सिद्धांत हुए टोटल? 13, 14, 15, 13 ही हुए क्या? 14 जो भी हो गए, सब आगे होंगे मेरे अकॉर्डिंग। एबीसी सिद्धांत अपन ने हेब का पहले ही पढ़ लिया था, वहीं पे तो वो अलग से नहीं पढ़ा अपन ने। नहीं, यही केवीडी पढ़ लिया, मात्रा पढ़।